मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉनहोफर विवर्तन एकल झिर्री प्रयोग द्वारा। तो जैसे हम जानते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है कि जब अवरोध से सोर्स और पर्दा बहुत अधिक दूरी पर होता है, यानी कि असीमित दूरी पर होता है, तो इस स्थिति में जो विवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हम उसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये आपके पास एक सोर्स है जिससे ये तरंगें चल रही हैं। इसके ठीक सामने सोर्स जो बहुत अधिक दूरी पर होगा, ये हमने यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। जब ये किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को समांतर कर देगा, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर ए भी एक अवरोध है। ये तरंगें अवरोध से होते हुए दूसरे उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती हैं और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस पर, जहाँ पर पर्दा रखा होता है, वहाँ पर मिलती हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता उच्चतम होती है, यानी कि हमको एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो तरंगें होती है इनके बीच का जो पथांतर होता है वो शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर हमको जो है केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है और यहाँ पर विवर्तन के रूप में हम इसको केंद्रीय उच्चिष्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक तरंगाग्र है, ये इससे बहुत सारी तरंगें चल रही हैं, इसके साथ तरंगाग्र है, तो यहाँ पर से ए जो आपके पास ए बी जो यहाँ पर स्लिट है, यहाँ से एक तरंग क्या होगी, इस प्रकार से विवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार बी से एक तरंग इस प्रकार से विवर्तित हो जाएगी और ये दोनों तरंगें जो है P1 पर मिलती हैं, जिसकी P से जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वहाँ से इसकी दूरी हम y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विवर्तन जो है पथांतर पर निर्भर करता है, यहाँ पर जो तरंगें मिल रही हैं वो जो है पथांतर पर निर्भर करेंगी कि यहाँ पर क्या स्थिति आने वाली है। यहाँ पे जो फ्रिंज आपकी जो बन रही है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट फ्रिंज बनती है, इसको हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पथांतर पर। तो ए और जो एन है यहाँ पर है, और बी और एन या ए P1 और बी P1 जो है, इनके बीच का पथांतर हमने यहाँ पे याद कर लेंगे पहले। तो पथांतर देखिए, ए से P1 की जो दूरी है और बी से P1 की दूरी पर पथांतर याद करने के लिए क्या करेंगे, हम बिंदु ए से बी P1 पर एक लंब डाल देते हैं AN। ठीक है, जो आपके पास ये तरंग जारी है, ये जो समांतर जो तरंग थी इसके साथ जो थीटा कोण बनाती है, इसी प्रकार से यहाँ पे थीटा कोण बनता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं और इसके साथ जो लंब जो है ये क्या बनाता है, यहाँ पर थीटा का कोण बनाता है। जो आपके पास स्लिट है, अब रोज है, उसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो P1 पर जो हमारे पास फ्रिंज बनती है वो किस प्रकार की फ्रिंज है, जैसे हमने बताया कि ये इसके पथांतर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ माना यहाँ पर पथांतर क्या है, लैम्डा है। यहाँ पर ए और बी के बीच या ये दो जो तरंगें हमारी जा रही हैं उनके बीच जो पथांतर है यहाँ पर, उसका मान कितना है, लैम्डा है। यदि इसका मान लैम्डा है तो ए ओ और बी ओ से जो है इसी प्रकार से तरंगें निकलती रहेंगी। तो λ/2, लैम्डा को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, λ/2 हो जाएगा और λ/2 हो जाएगा। तो λ/2 यहाँ से निकली तरंग, λ/2 यहाँ से निकली तो एक दूसरे को नेस्ट कर देंगी। इसी प्रकार λ2 दूसरी निकली, λ2 दूसरी निकली तो ये भी एक दूसरे को नेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि P1 पर जितने भी जो है आपके पास फ्रिंज मिल रही हैं वो एक दूसरे को नेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास निम्निष्ट प्राप्त होता है, यहाँ पर जो चमक क्या होती है, बहुत कम होती है और यहाँ पर निम्निष्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर पथांतर का मान 2 लैम्डा ले लें तो 2 लैम्डा को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं,
लैम्डा लैम्डा, और लैम्डा को जो फिर 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो लैम्डा/2 ऊपर हो जाएगा, लैम्डा/2 नीचे हो जाएगा। यहाँ से जो तरंग चलेगी और यहाँ से तरंग करेंगी, इस प्रकार से लैम्डा/2 आप नियस्त कर देंगे। इधर से भी लैम्डा/2 और लैम्डा/2 चलेगा, ये भी आपको आपस में क्या हो जाएंगे, नियस्त हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर फिर जो आपके पास फ्रिंज बनती है वो जो है क्या होती है, उसकी तीव्रता न्यूनतम होगी और यहाँ पर जो है निम्निष्ट प्राप्त होता है। उस फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर निम्निष्ट, विवर्तन में जो है इसको निम्निष्ट और उच्चिष्ट नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको हम जो है निम्निष्ट कहेंगे। तो यहाँ पर फिर पुनः क्या होगा, हमारे पास निम्निष्ट प्राप्त होती है। तो इसको हम एक बार लिखने से और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। तो देखिए, माना एस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस एल रखा है जिसके फोकस पर प्रकाश स्रोत स्थित है। अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें L1 लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा अवरोध AB से गुजरती हुई द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती है। यदि लेंस इन प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस पर फोकसित कर देता है, इससे इसके फोकस पर पर्दा Mn रखा है, अतः P पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे हमने आपको बताया, आपको P पर क्या होता है, उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। और क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि इन दोनों तरंगों के बीच में जो पथांतर होता है वो शून्य होता है। क्योंकि P पर A ता B द्वारा पहुंची प्रकाश तरंगों का पथांतर शून्य होता है और इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। माना P से y दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है। माना लेंस L2 से पर्दे Mn की दूरी f है, फोकस दूरी जो है f है, तथा द्वारक AB से पर्दे की दूरी d है। माना P1 पर दो प्रकाश किरणें AP1 तथा BP1 आपतित हो रही हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया था। किस प्रकार से यहाँ पर P1 पर दो तरंगे AP1 तथा BP1 जो है आकर आपतित हो रही हैं, मिल रही है यहाँ पर। अतः P1 पर प्रकाश की तीव्रता दोनों तरंगों के पथांतर पर निर्भर करती है। तो P1 पर जो प्रकाश की जो तीव्रता होगी, अधिक तीव्रता होगी, कम तीव्रता होगी, वो तरंगों के पथांतर पर निर्भर करती है। A से B P1 पर लंब डाला जो BP1 को N पर काटता है। हम क्या करते हैं, A से B P1 पर एक लंब डालते हैं जो BP1 को AN पर काटता है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्योंकि ये लंब है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज जो प्राप्त होता है ABN। इस समकोण त्रिभुज को हम इस प्रकार से बनाएंगे ABN। इस समकोण जो हमने ले लिया है त्रिभुज ABN से, यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब इस प्रकार से लंब हो जाएगा, इसका कर्ण हो गया है। तो लंब कितना है, BN बटे AB, और BN का मान हम निकाल लेंगे। BN बराबर क्या है, AB साइन थीटा, और BN दैट इज इक्वल टू D साइन थीटा, क्योंकि AB दैट इज इक्वल टू जो है दोनों स्लिटों, जो स्लिट आपके पास है उनके बीच की जो दूरी है, स्लिट की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। तो BN बराबर D साइन थीटा, इसको हम समीकरण नंबर A ले लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखिए BN हमारे पास क्या है, हमने अभी चित्र में देखा था BN जो AP1 है और BP1 जो तरंगें चल रही हैं, इनके बीच जो पथांतर है वो यहाँ पर क्या है, BN है। अब हम निम्निष्ट के लिए लेते हैं। यहाँ पर निम्निष्ट के लिए यदि पथांतर बराबर लैम्डा है, यदि BN का मान जो पथांतर है यहाँ पर उसका मान कितना है, लैम्डा के बराबर है, तो समीकरण नंबर 1 से BN की जगह पर लैम्डा रख देंगे तो D साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन D। यदि थीटा छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, तो साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं, थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा अपॉन D। तो यदि पथांतर लैम्डा है तो P1 जो पॉइंट हमारे पास था उस पर निम्निष्ट प्राप्त होता है, वहाँ पर जो है
प्रकाश की जो तीव्रता होती है न्यूनतम होती है और वहाँ पर हमारा प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर हमारा क्या बनता है, प्रथम निम्निष्ट बनता है। और जो ए ओ और बी ओ के बीच की जो तरंगे हैं, ए ओ और बी ओ, यहाँ से भी तरंगे निकलती हैं और ये सब के सब जो है λ/2 कैसे पहुँचती है, सबके सब जो है इनके बीच में जो पथांतर होता है, जितनी भी तरंगे यहाँ से निकलती हैं सबके बीच में पथांतर क्या होता है, λ/2 होता है और वह सभी एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, पी बिंदु पर निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है। तो ए ओ के मध्य तरंग तथा ओ बी के मध्य की तरंगें P1 पर λ/2 पथांतर से मिलती हैं तथा एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं, अतः P1 पर जो हमें निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो ये हमारा प्रथम निम्निष्ट था। अब द्वितीय निम्निष्ट के लिए यदि पथांतर 2λ है, यदि दोनों तरंगों के बीच में पथांतर क्या है, 2λ के बराबर है, तो समीकरण फर्स्ट में हम bn की जगह पे क्या रख देंगे, 2λ रख देंगे। तो d sin थीटा बराबर 2λ हो जाएगा, sin थीटा बराबर 2λ/d, और थीटा का मान यदि बहुत सूक्ष्म है तो sin थीटा बराबर थीटा ले लेंगे, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2λ/d। तो ये हमारी जो है द्वितीय निम्निष्ट की स्थिति है, यहाँ पर हमारा द्वितीय निम्निष्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम अन्य निम्निष्टों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते कि n वें निम्निष्ट कहाँ पे बनेगा, एक जनरल सूत्र प्राप्त करते हैं। तो n वां निम्निष्ट हेतु जो हमारे पास पहले के लिए लैम्डा लिया था हमने पथांतर, दूसरे के लिए 2λ, तीसरे के लिए 3λ लेंगे, और इसी प्रकार जो है जो n फ्रिंज होगी, ठीक है, n वां जो निम्निष्ट होगा उसके लिए हम क्या लेते हैं, nλ लेते हैं। तो पथांतर ले लेंगे nλ। तो n वां निम्निष्ट हेतु d sin थीटा बराबर nλ ले लेंगे, sin थीटा बराबर हो जाएगा nλ/d। पुनः यहाँ पर थीटा यदि बहुत सूक्ष्म है तो sin थीटा बराबर थीटा ले लेंगे, तो थीटा बराबर nλ/d, जहाँ n 1 2 3 4 इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो इस सूत्र से जनरल सूत्र आ गया हमारे पास। इस सूत्र से जो हम सभी जो निम्निष्ट प्राप्त हो रही है हमारी, उनको हम जो है निकाल सकते हैं कि हमारी निम्निष्ट कहाँ कहाँ पर बन रही है। ओके, अब इसी प्रकार से उच्चिष्टों के लिए हमने यहाँ पर सूत्र की स्थापना करनी है कि उच्चिष्ट हमारे जो है कहाँ पर बनेंगे। तो यदि पथांतर 3λ/2 हो, ध्यान दीजिए, यदि पथांतर 3λ/2 हो, तब समीकरण 1 से, अब हम फिर समीकरण नंबर 1 से लेंगे, तो d sin थीटा बराबर हो जाएगा 3λ/2 और sin थीटा दैट इज इक्वल टू 3λ/2d। तो यहाँ पर यदि थीटा सूक्ष्म हो तो sin थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा बराबर हो जाएगा 3λ/2d। तो ये हमारा जो है यहाँ पर प्रथम जो उच्चिष्ट है ये प्राप्त होता है, प्रथम उच्चिष्ट। ठीक है, यदि पथांतर 5λ/2 है, पथांतर हम क्या लेते हैं, 5λ/2 लेते हैं, तो d sin थीटा बराबर हो जाएगा 5λ/2। इसी प्रकार से sin थीटा दैट इज इक्वल टू 5λ/2d, थीटा यदि सूक्ष्म है तो sin थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा 5λ/2d। तो ये हमारी द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति को प्रश्न कर रहा है कि द्वितीय उच्चिष्ट हमारा कहाँ पे बनेगा। इसी प्रकार से हम तीसरा निकाल सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं, और इसके बाद n वां उच्चिष्ट के लिए हम यहाँ पर सूत्र स्थापित करते हैं। तो यदि पथांतर 2n+1 इंटू λ/2 है, यदि पथांतर कितना है, 2n+1 इंटू λ/2 है, तो उस अवस्था में हम यहाँ पर n वें उच्चिष्ट के लिए और एक जनरल सूत्र हम प्राप्त कर लेते हैं। तो d sin थीटा बाय दैट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2, sin थीटा बराबर हो जाएगा 2n+1 λ/2d। यदि थीटा बहुत सूक्ष्म है तो sin थीटा बराबर थीटा ले लेंगे, और थीटा दैट इज इक्वल हो जाएगा कोस में 2n+1 इंटू λ/d। तो इस प्रकार से एक जनरल सूत्र प्राप्त हो गया है हमारे उच्चिष्टों के लिए, जहाँ n क्या है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक, एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमने फ्रिंज में जो है देखा था, फ्रिंज में हमारी जो निम्निष्ट बनती है, यानी कि फ्रिंज में जो है हमारे पास जो अदीप्त फ्रिंज बनती है,
ठीक है ना। जो अदीप्त फ्रिंज बनती है उसका जो पथांतर होता है 2n+1 λ/2। और हमने उस पर पढ़ा था कि जो अदीप्त फ्रिंज होती है वहाँ पर जो है तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यदि अदीप्त फ्रिंज बनती है जिन स्थानों पर, उन स्थानों पर जो है तीव्रता न्यूनतम होती है। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जो है यदि पथांतर 2n+1/λ/2 है तो यहाँ पर उच्चिष्ट बनेगा, यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी। जबकि जो फ्रिंजों में क्या था, अगर जो है पथांतर ये है 2n+1/λ/2 है तो वहाँ पर जो है फ्रिंज क्या बनती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है और तीव्रता न्यूनतम होती है। जबकि यहाँ पर विवर्तन में जो है यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है। ये उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि पथांतर यह है तो तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। और यदि फ्रिंज की स्थिति में लेते हैं यंग का फ्रिंज प्रयोग का, तो वहाँ पर अगर ये आपके पास आता है तो वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बनती है और तीव्रता न्यूनतम होती है। तो थोड़ा आपने इसको ध्यान रखना है, याद करने का एक तरीका भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और यदि कहीं पे दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।